Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is electronic absorption spectra of D1 to D9 ions. आज हम D1 से D9 आयन का इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की स्टडी करने वाले हैं। इसमें आप सबसे पहले ये देखिए कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता क्या है। ये होता है ग्राफ या प्लॉट बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। कि आप किसी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन के ऊपर आपने जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स ले लिया, इसके ऊपर आपने लाइट डाली सारी वेवलेंथ की, तो उसमें से पर्टिकुलर एक वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब होगी। तो ये भी आपको बताएगा कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हुई, प्लस ये बताएगा कि कितनी हुई, कितनी इंटेंसिटी कम हो गई, कितनी एब्जॉर्ब हो गई उसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसमिटेड लाइट देख लेते हैं। तो उसमें हमें पता चल जाता है कि ट्रांसमिटेड अगर कम हो गई है तो इट मीन्स कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गई है। तो ये होता है प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, और हम कह सकते हैं लैम्डा मीन्स वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। एक एक्सिस पर जैसे एक्स एक्सिस पर अगर हमने वेवलेंथ ले रखी है या हमने फ्रीक्वेंसी ले रखी है, तो मतलब लैम्डा इनवर्स आपने ले रखा है, और इस दूसरी एक्सिस पर हम लेते हैं मोलर एब्जॉर्बेंस। तो ये यहाँ पे अगर 5 दिखाई है, 10 इस तरह से इंक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी क्योंकि एनर्जी के डायरेक्टली हम इसको प्रोपोर्शनल ले सकते हैं इस तरीके से, E इज इक्वल टू एच न्यू भी लिख सकते हो आप, और इसको एच सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हो, और 1 अपॉन लैम्डा को आप एच सी न्यू बार भी लिख सकते हो। तो ये जो एक्सिस है ये आपका न्यू बार को डिनोट कर रही है, और हम क्या देखते हैं कि ये इस तरीके से इंक्रीज होगी। और अगर हम लैम्डा की वैल्यू देखेंगे तो वो 2000, 4000, 5000 इस तरीके से इंक्रीज होने वाली है। तो ये एक आपको मैंने स्केच बताया कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हम क्या क्या प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक D1 केस देखते हैं जिसमें हम टाइटेनियम +3 आयन का कॉम्प्लेक्स लेते हैं, टाइटेनियम H2O होल 6 +3। इसका हम एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रा देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ग्रीन येलो कलर की लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो ट्रांसमिट होती है व्हाइट लाइट में से वो ब्लू और रेड कलर की लाइट ट्रांसमिट होती है, और इनका मिक्स कलर पर्पल आपको दिखाई देता है। इसलिए टाइटेनियम आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन दे हैव पर्पलिश कलर, इनकी अपीयरेंस पर्पलिश होती है। अब ये पर्पल क्यों हुआ, या इसमें ऐसा क्या हुआ कि इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें कौन सा ट्रांजिशन हुआ। आपको 3-4 ट्रांजिशंस के नाम लिख दिए जाएंगे, और यू हैव टू सेलेक्ट कि इसमें से कौन सा ट्रांजिशन अप्रोप्रिएट या करेक्ट है। तो देखो D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस लेक्चर्स कि जो टर्म आती है वो होती है 2D, और 2D टर्म जब मेटल आयन अकेला है तो वो स्प्लिट नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप उसके पास लिगेंड फील्ड लगा देते हो, मेटल के चारों तरफ आप क्या करते हो, लिगेंड्स लगा देते हो, तो इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड इसकी ये जो 2D टर्म थी ये स्प्लिट हो जाती है इस तरीके से। और यहाँ इस एक्सिस पे आप ले सकते हो DQ, और ये आपकी है 2D टर्म की एनर्जी, यहाँ आप 2D लिख सकते हो। तो जो 2D टर्म है वो कौन से 2 पार्ट्स में स्प्लिट होती है, हमने ऑर्गन डायग्राम में देखा है कि ये 2T2G और 2EG में स्प्लिट होती है, और ये इसका बेरी सेंटर होता है, हम पहले देख चुके हैं। यहां से यहां तक का गैप आपका होता है 0.4 डेल्टा O, और यहां से यहां का गैप होता है 0.6 डेल्टा O। ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, ऑर्गन डायग्राम वाले लेक्चर में। तो ध्यान दो, अब इसमें कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है T2G टू EG, क्योंकि ग्राउंड स्टेट कौन सी है, T2G, तो T2G से EG में ट्रांजिशन होगा। तो वो आपको लिख के दे सकता है T2 टू E, या E टू T2, या T2 टू T1। तो उसमें से जो करेक्ट आप देखेंगे वो कौन सा होगा, वो होगा T2G टू
Eg। तो इसके ट्रांजिशन का नाम होता है T2G to Eg। पहली बात आप ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अभी हमने देखा कि DQ के वर्सेस जैसे जैसे DQ इंक्रीज होता है, ये देखो DQ ऐसे इंक्रीज हो रहा है, तो इनके बीच की स्प्लिटिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जितनी एनर्जी चाहिए वो भी क्या होगी, फॉर ट्रांजिशन इट विल बी मोर। लेफ्ट टू राइट, आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जैसे जैसे आप लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्प्लिटिंग ज्यादा होगी एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांजिट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G टू Eg इट ऑल्सो इंक्रीजेज। तो यहाँ आप देखिए, जैसे मैंने टाइटेनियम का ही सेम आयन का कॉम्प्लेक्स मैंने क्लोरो लिगेंड के साथ लिया है, फ्लोरो के साथ, वाटर के साथ और साइनो लिगेंड के साथ लिया है। तो देखो इसमें जैसे जैसे स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है तो यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड है 13,000 या 18,900 सेंटीमीटर इनवर्स, इसमें 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स और इसमें 22,300 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इट मीन्स क्लोरो ने अगर इतनी स्प्लिटिंग कराई थी तो फ्लोरो ने और ज्यादा करा दी, वाटर ने और ज्यादा करा दी और साइनो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, इसमें सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग करा दी। तो इस तरीके से जो वैल्यू ऑफ एनर्जी है इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिगेंड एज वेल। आगे हम देखेंगे इन माय नेक्स्ट लेक्चर कि इट डिपेंड्स ऑन मेटल ऑल्सो, लेकिन यहाँ हम किसका इफेक्ट देख रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिगेंड या पोजीशन ऑफ लिगेंड इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। की वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसकी पोजीशन कहाँ है। जितना हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे उतना ही उसकी स्ट्रेंथ DQ की वैल्यू इंक्रीज होगी, गैप ज्यादा होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड भी ज्यादा होगी। तो ये आपने अभी देखा D1 के लिए। अब D1 के लिए देखो, आपको यहाँ पे अगर आप टाइटेनियम H2O का होल 6 लेते हैं तो आपको अराउंड 5,000 पे एक ही पीक मिलता है और ये जो पीक होता है ये ब्रॉड पीक होता है। और अगर आप इसको एनर्जी की टर्म्स में देखते हो तो ये अराउंड 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स पे आता है। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि व्हाई दिस पीक इज ब्रॉड पीक। तो एग्जाम में आपसे पूछता है कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में always we get broad peak because electronic transitions are associated with vibronic as well as rotational spectra या रोटेशनल ट्रांजिशन। जब आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करते हैं अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन उसमें वाइब्रेशनल लेवल में भी एक्साइटेशन होता है और वो वाइब्रेशनल लेवल का जो गैप है वो कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी वाइब्रेशनल लेवल में जा सकता है। सिमिलरली रोटेशनल लेवल में भी ट्रांजिशन होता है, दैट्स व्हाई यू गेट ब्रॉड पीक। यहाँ पे एक बात और आपने ध्यान देनी है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। एक तो क्वेश्चन यही होता है कि व्हाई डू वी गेट ब्रॉड पीक इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइटेनियम विद वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये काफी लेस इंटेंसिटी का होता है या आप कह सकते हो कि ये काफी वीक पीक मिलता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो मोलर एब्जॉर्बेंस है उसकी वैल्यू 5 से 10 के बीच में है। देखो ये 5 है, ये 10 है, तो ये काफी लेस इंटेंसिटी है, मीन्स लेस इंटेंस पीक हमें मिलता है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डू वी गेट लेस इंटेंस पीक इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, बिकॉज ये ट्रांजिशन D से किस में हो रहा है, D में हो रहा है। मीन्स इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में जा रहा है और दोनों ही जो ऑर्बिटल है वो कौन से हैं, D ऑर्बिटल है। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो D से D में जाएगा और D जो ऑर्बिटल है इसके लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, L इज इक्वल टू 2 और इसके लिए भी क्या होगा, L इज इक्वल टू 2। तो इट मीन्स डेल्टा L इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। 2 से 2 में जा रहा है, सेम सबशेल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। तो सिलेक्शन रूल्स क्या कहते हैं, सिलेक्शन रूल्स आपके ध्यान दो सिलेक्शन रूल होते हैं। फर्स्ट सिलेक्शन रूल होता है कि मल्टीप्लिसिटी शुड रिमेन सेम। देखो यहाँ जब आपने 2T 2G लिखा था और यहाँ 2EG लिखा था तो मल्टीप्लिसिटी दोनों में क्या थी, 2
2। तो मल्टीप्लिसिटी सेम है, इट मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिफोर ट्रांजिशन एंड आफ्टर ट्रांजिशन दे आर सेम। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन सेम है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, तो दीज टाइप ऑफ ट्रांजिशंस आर अलाउड या मल्टीप्लिसिटी अलाउड। ये एक मल्टीप्लिसिटी रूल होता है, और अगर मल्टीप्लिसिटी सेम होती है तो हम कहते हैं मल्टीप्लिसिटी अलाउड ट्रांजिशंस। और मल्टीप्लिसिटी अलाउड ट्रांजिशंस के लिए आप ध्यान देंगे कि 2s+1 डेल्टा 2s+1 इज इक्वल टू 0। इट शुड बी 0। दोनों की मल्टीप्लिसिटी में, ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट की मल्टीप्लिसिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो ये वो मल्टीप्लिसिटी अलाउड ट्रांजिशन होते हैं। लेकिन इसका सेकंड रूल होता है लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस, डेल्टा एल शुड नॉट इक्वल टू 0 टू अलाउड ट्रांजिशन। अलाउड ट्रांजिशंस के लिए डेल्टा एल शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मीन्स अभी आपने देखा था डेल्टा एल 0 आ रहा था, तो क्योंकि डेल्टा एल डी ट्रांजिशन में 0 आता है, इसीलिए इन ट्रांजिशंस को जो इसमें हुए थे, हम इन्हें कहते हैं लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन ट्रांजिशन। और लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस की इंटेंसिटी हमेशा कम होती है, इसीलिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जितने भी डी ट्रांजिशंस हैं, दे ऑल आर लेपोर्टे फॉरबिडन। मीन्स आप कह सकते हो कि इनमें सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग दे आर फॉरबिडन, लेकिन मल्टीप्लिसिटी अलाउड है। तो बिकॉज लेपोर्टे फॉरबिडन है, इसीलिए आपको इनकी एब्जॉर्बेंस कितनी मिलती है? बिटवीन 1 and 10। मतलब इतने वीक होते हैं, 1 और 10 के बीच में ही आपको एब्जॉर्बेंस दिखती है। जैसे आपको इस केस में 5 से 10 के बीच में दिख रही है, ऐसे ही और अगर आप केसेस देखेंगे तो वहां पे भी इसकी इंटेंसिटी काफी वीक होगी। लेकिन अगर ये लेपोर्टे अलाउड होते, मीन्स डेल्टा एल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती, ऐसे ट्रांजिशंस के लिए इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? ग्रेटर देन 1000। तो अब आप समझ सकते हैं कितने इंटेंस होते हैं, कितना उनका डार्क कलर होता है, और कितने इंटेंसली आपको शार्प पीक मिलते हैं। अब नेक्स्ट आपसे इसी के ऊपर पूछ सकता है कि क्या ऑक्टाहेड्रल में ही डी ट्रांजिशंस लेपोर्टे फॉरबिडन होते हैं या टेट्राहेड्रल में भी? व्हाट अबाउट टेट्राहेड्रल? ये तो हमने अभी ऑक्टाहेड्रल में देखा था। अब यहाँ पे यह भी बात समझने की है कि ऑक्टाहेड्रल में ये ट्रांजिशंस लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं और ये काफी वीक हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल में ये काफी इंटेंस होते हैं। वाई? क्योंकि आप देखो, ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इस तरह से अगर आप +x डायरेक्शन में जा रहे हो और +y में माइनस x में जा रहे हो, तो आप देखते हो आपको सेम लिगेंड, सेम सिमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स मिलने वाली है। ऐसे ही +y और -y में आपको सेम मिलेगी, +z और -z में सेम मिलती है। तो बिकॉज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर सेंट्रोसिमेट्रिक, सेंट्रोसिमेट्रिक होने से जो T2g ऑर्बिटल है वो भी प्योर d ऑर्बिटल है, और जो Eg ऑर्बिटल है वो भी प्योर d ऑर्बिटल है। उनमें कोई मिक्सिंग नहीं है। मिक्सिंग नहीं है तो L की वैल्यू इसके लिए 2 और इसके लिए 2, डेल्टा L इज इक्वल टू 0 आता है। लेकिन व्हाट अबाउट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इस तरीके से ये एक मेटल होगा और ये 4 लिगेंड्स होंगे। तो ध्यान दो, अब अगर आप इसमें ऊपर +z डायरेक्शन में जा रहे हो और नीचे -z में आते हो, तो यू डू नॉट गेट सेम सिमेट्री। सिमिलरली जब आप +x में जाते हो और +y में -x में जाते हो, यू डू नॉट गेट सेम सिमेट्री। +y और -y में भी आपको सेम सिमेट्री नहीं मिलती। तो बिकॉज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट सेंट्रोसिमेट्रिक, ये सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं है।
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और जब ये सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं है तो जो ये Eg ऑर्बिटल है और ये T2G ऑर्बिटल है, सॉरी टेट्राहेड्रल में तो रिवर्स होता है, ये ऊपर T2 होता है और नीचे E होता है, और यहाँ हम इसको क्या कहते हैं T2 और इनको कहते हैं हम E स्टेट कहते हैं। तो E और जो स्टेट में जो D ऑर्बिटल्स हैं, Eg और E ऑर्बिटल्स हैं, ये प्योर D ऑर्बिटल नहीं होते और ये भी प्योर D नहीं होते। इसमें DP मिक्सिंग का कंटेंट कुछ अलग होता है, इसमें DP मिक्सिंग का कंटेंट कुछ अलग होता है। तो सपोज इसके लिए L की वैल्यू N आ रही है, तो इसके लिए जरूरी नहीं कि N होगी, वो क्या होगी N प्लस M समथिंग या N माइनस M समथिंग कुछ होगी। तो जब दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती तो यहाँ पे डेल्टा L शुड नॉट इक्वल टू 0, और जैसे ही डेल्टा L शुड नॉट इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाता है तो हम क्या देखते हैं, ये लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन हो जाते हैं, और अलाउड होते ही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस काफी इंटेंस पीक दिखाते हैं। एंड इन केस ऑफ D9 आयन, D9 आयन में आप देखेंगे अगर आप इसकी टर्म निकालते हैं तो इसकी टर्म अगेन यू विल गेट 2D, और 2D टर्म की स्प्लिटिंग सेम वे में वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसकी स्प्लिटिंग दिस वे लाइक सिंपल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होनी चाहिए, वी आर एक्सपेक्टिंग लाइक दैट, लेकिन ऐसी होती नहीं है। क्यों नहीं होती? जब टर्म सेम है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी सेम है, लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं, इसकी स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल की तरह से नहीं होती, बिकॉज ये अगर Eg ऑर्बिटल है और इसमें ये D9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मैंने इस तरीके से D9 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। तो अब आप ध्यान दो, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करेंगे, सपोज मैंने इधर से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कर दिया, तो ये मेरा ऑर्बिटल हो जाएगा रेफरेंस ऑर्बिटल। रेफरेंस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, तो अब क्या रेफरेंस इलेक्ट्रॉन आफ्टर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने एडजेसेंट ऑर्बिटल के जैसा बिहेव करेगा? नहीं। क्या इन दोनों की सिमेट्री सेम होगी? नहीं, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अब इक्वलेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस, ट्रांजिशन का प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं कहलाता, हम इसको बोलते हैं होल इन्वर्जन। और जब भी डी टर्म के केस में होल इन्वर्जन होता है तो आपको होल इन्वर्जन के केस में रिवर्स या अपोजिट टू ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री, आप इसको OOH भी लिख सकते हैं, अपोजिट ऑक्टाहेड्रल, और ये होता है ऑक्टाहेड्रल जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है। तो बताओ आप D9 के केस में क्या होने वाला है? D9 के केस में इस तरीके से स्प्लिटिंग नहीं होती, और D9 के केस में 2D टर्म इस तरीके से स्प्लिट होती है, 2T2G और नीचे 2Eg, मीन्स रिवर्स ऑक्टाहेड्रल होती है। तो बताओ कॉपर के केस में, कॉपर H2O होल 6+2, ये D9 केस है, इसमें कौन सा ट्रांजिशन होगा? अभी हमने टाइटेनियम का देखा था T2G to Eg, ये किस केस में था? टाइटेनियम D1 केस में। तो यहाँ पे कौन सा होगा? क्योंकि एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्राउंड स्टेट कौन सी है? एनर्जी स्टेट Eg है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन होगा Eg to T2G। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ये डिफरेंट मैटर है कि जब टाइटेनियम है और वाटर लिगेंड है तो आपको 5000 पे पीक मिलता है, और जब कॉपर +2 है तो क्योंकि मेटल का भी इफेक्ट होता है तो इसीलिए इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको सेम पोजीशन पे पीक मिले, लेकिन पीक आपको मिलेगा, और वो कैसा मिलेगा? वीक पीक मिलेगा, इंटेंस पीक नहीं मिलेगा, और ब्रॉड पीक मिलेगा। तो इसका रीजन कि वीक क्यों होता है, ब्रॉड क्यों होता है, मैंने अभी अभी आपको टाइटेनियम के केस में बता दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं D4 और D6, इनमें कौन सा ट्रांजिशन होगा?
इनका स्पेक्ट्रा कैसा होगा या कौन से ट्रांजिशन के कारण होगा, कितने पीक होंगे। तो ध्यान दो D4 अगेन आपको कौन सी टर्म मिलती है, D, और इसकी मल्टीप्लिसिटी होती है 5D। अब इसकी स्प्लिटिंग T2G EG होगी 4 या इस तरीके से होगी 4 T2G ऊपर और 4 EG, 4 नहीं 5, ये 5 होगा, 5 यहाँ पे भी 5, ये भी 5 क्योंकि मल्टीप्लिसिटी 5 है, ये 5। तो ऐसे होगी स्प्लिटिंग या इस वे होगी स्प्लिटिंग। तो अब आप सोच के देखो D4 केस में ये आपके T2 EG और ये T2G 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ध्यान दो, अब अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल से जाएगा तो क्या वो जैसे यहां से ऊपर चला गया तो क्या अब ये एडजेसेंट के जैसा बिहेव कर रहा है? नो। तो इसमें क्या हो रहा है, होल इन्वर्जन हो रहा है। तो अपोजिट ऑक्टाहेड्रल होगी। कैसे होगी, अपोजिट ऑक्टाहेड्रल, और आपको ये वाली स्प्लिटिंग मिलेगी। और साथ में क्या होने वाला है, ट्रांजिशन T2 अपोजिट ऑक्टाहेड्रल, सॉरी ये वाली होगी अपोजिट ऑक्टाहेड्रल में आपको ट्रांजिशन कौन से होने वाला है, EG to T2G। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं D6 में क्या होता है। ध्यान दो, D6 के केस में अगर आप टर्म फाइंड आउट करेंगे, अगेन यू विल गेट सेम टर्म 5D। अब वो 5D टर्म इस तरह से स्प्लिट होगी या इस तरीके से स्प्लिट होगी। अभी हम इसको देखते हैं, ये EG थे, ये T2G 1 2 3 4 5 6 ये है। अब जैसे ही ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसने पेयरिंग की है ये ऊपर एक्साइट होगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट बनेगी, तो ये आपका रेफरेंस ऑर्बिटल एडजेसेंट ऑर्बिटल के जैसा बिहेव करेगा। और जब ये बिल्कुल ऐसा बिहेव करेगा तो यहाँ पे प्रोसेस कौन सा कहलाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा। तो आपको कैसी स्प्लिटिंग मिलेगी, T2G to EG। तो कौन सा ट्रांजिशन होगा इसमें, T2G 5 to 5 EG। ये सारे ट्रांजिशंस मल्टीप्लिसिटी अलाउड है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के कारण तो अलाउड है क्योंकि मल्टीप्लिसिटी सेम रहती है। लेकिन दीज ऑल ट्रांजिशंस आर लेपोर्टिंग फॉरबिडन, और ये इसीलिए आपको वीक मिलते हैं। और साथ में हम देखते हैं ब्रॉड पीक मिलते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम नेचर ऑफ लिगेंड अलग अलग ले लें, हम एक जैसे लिगेंड्स ना लें, उस केस में क्या होगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मेटल के साथ आपने मिक्स्ड लिगेंड ले लिए BCAA, अगेन इट इज ऑक्टाहेड्रल, चाहे ये D1 है, D4 है, D6 है या D9 है। तो अब इसके जो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग जो फॉरबिडन ट्रांजिशंस थे वो भी पार्टली अलाउड हो जाते हैं, क्योंकि अब ये सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं है। देखो इधर B है, इधर C, इधर B, फिर ऊपर A नीचे। तो ओवरऑल सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं होने से इसमें DP मिक्सिंग हो जाती है या DS, यानी कि जो ऊपर EG ऑर्बिटल है और नीचे T2G ऑर्बिटल है, ये प्योर ऑर्बिटल नहीं होते, इनमें कुछ PK या SK कैरेक्टर मिक्स होने से इनकी L वैल्यू गेट चेंज, और इसकी ये L2 है तो ये L1, एंड डेल्टा L इज नॉट इक्वल टू 0 जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। तो ये एक बेसिक रीजन था। नेक्स्ट अगर हम इन सबके ही टेट्राहेड्रल में ट्रांजिशन देखेंगे तो वो रिवर्स ट्रांजिशन हो जाएंगे, जिसमें T2G to EG था, उस केस का उल्टा हो जाएगा, EG to T2G हो जाएगा। और जिसमें EG से T2G था अपोजिट ऑक्टाहेड्रल वाले केस में, तो उसमें T2G to EG हो जाएगा। ये अगर ऑक्टाहेड्रल है तो ये टेट्राहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल है तो ये टेट्राहेड्रल ट्रांजिशन होगा। इन्हीं स्पेक्ट्रा के ऊपर
आपसे डेल्टा ओ या लैम्डा या न्यू बार की वैल्यू के ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं? सपोज आपको गिवन है कि फॉर एक्वा कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइटेनियम +3 द एब्जॉर्बेंस लैम्डा मीन्स जिस लैम्डा पे एब्जॉर्ब हो रही है लाइट वो गिवन है 510 नैनोमीटर। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या डेल्टा ओ वैल्यू। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? A इक्वल टू एच न्यू होता है और यू कैन राइट इट HC अपॉन लैम्डा। नेक्स्ट, अगर आपने डेल्टा ओ फाइंड आउट करना है तो ये कैसे होगा? HC को आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और लैम्डा तो एज इट इज रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा ओ में जब आप HCN0 की वैल्यू रखते हैं तो 6.06 इंटू 10⁻⁻34 प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया जूल सेकेंड। नेक्स्ट 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल हो गया एवोगैड्रो नंबर और 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड सी की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट। और नैनोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 510 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इन सब की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, वी गेट 2.35 इंटू 10⁵ जूल पर मोल और यू कैन कन्वर्ट इनटू किलो जूल तो 235 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ आपको लैम्डा गिवन था, आपसे डेल्टा ओ की वैल्यू पूछी गई थी। इसका रिवर्स भी हो सकता है, आपसे लैम्डा पूछा जा सकता है तो वो किसके बराबर होगा? HCN0 डिवाइड बाई लैम्डा ओ। लैम्डा ओ गिवन है, ये कांस्टेंट होते हैं तो आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, लैम्डा आपको गिवन है या लैम्डा ना पूछकर आपसे पूछा गया है एनर्जी, तो सीधा आप एनर्जी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू बार। तो आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जाए इजीली आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट D1, D4, D6, D9 आयंस के absorption spectra, electronic absorption spectra, and in my next lecture I will cover D2, D3, D7 and D8 ions. If you have any query, please write in my comment box, and thank you for watching my lecture. Thank you.